A very good morning to all students. In the last video of class 12 business studies, we discussed chapter number 10, financial market. In this chapter, we already discussed the two types of the financial market, that is the money market and the capital market. Furtherly, capital market will be classified into two categories, that is a primary market and the secondary market. Secondary market is also known as a stock exchange, you know very well. And in the last video we also discussed about the ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज पे हम कैसे किसी सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल करते हैं, इन सारे प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया है. एज वेल एज इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, यानी कि जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज पे किसी भी सिक्योरिटी को बाई एंड सेल करते हैं तो उन सिक्योरिटीज़ को बाई एंड सेल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उन स्टेप्स को भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. So presently today we will move to the next topic of this chapter, that is the Security and Exchange Board of India. So इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर द बिगनिंग ऑफ द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल we revise the last topic of this chapter, that is a step for trading and settlement procedure on the stock exchange. The step number 1, approaching a broker. Step number 2, opening a demat account. Step number 3, placing an order. Step number 4, finding a deal. And step number 5, issuing contract note. So ये सारे पांचों स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करना पड़ता है, एंड इट मीन्स सिक्योरिटीज़ को बाई एंड सेल करना पड़ता है. द प्रॉब्लम इज़ डैट कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कोई एक स्टैचुरी बॉडी होनी बहुत ज़रूरी है जो इन सारे काम को मॉनिटर करे और ये देखे कि जो बायर एंड सेलर हैं उनके इंटरेस्ट को किसी प्रकार का कोई हार्म ना पहुँचे. यानी व्हेन एनी बायर डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज, उसको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, एट द राइट टाइम पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उसके साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी ना हो, उसको किसी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन ना किया जाए उसके सामने, एज वेल एज जो सेलर हैं उसको भी अपनी सिक्योरिटीज़ का एक फेयर वैल्यू रिसीव हो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ये भी इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है. तभी कोई बायर एंड सेलर जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करेगा एंड ट्रेडिंग को और भी मोटिवेट करेगा. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट देयर इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी टू regulate all these things, all the trading and settlement procedure on the stock exchange, बिकॉज एक पब्लिक की ट्रस्ट तभी डेवलप होगा जब इसमें कोई स्टैच्यूटरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो. सपोज़ अगर आप भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सपोज यू आर प्लान टू इन्वेस्ट द एनी मनी इन द मार्केट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही सोचते हो कि उस मार्केट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है. If you are satisfied with the regulatory bodies, then you can invest in these things. If you are not satisfied with the regulatory body कि अरे यार वो बॉडी तो बहुत बेकार है, इट मीन्स वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही नहीं है, अगर हम उसमें पैसा लगाएंगे तो उसका जो स्टैच्यूटरी बॉडी वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो इन सारी चीज़ों के कारण आप पैसा कभी ऐसा भी होता है कि आप इन्वेस्ट नहीं करते. सो स्टॉक एक्सचेंज को और मोटिवेट करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और रिलायबल बनाने के लिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी का इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट किया गया है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. So let's start today's topic. The Security and Exchange Board of India, SEBI, was established by the Government of India on 12 April 1988. It got statutory status on 13 January 1992. Its main function is to systematic the securities market. यानी जनरली सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट था उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 अप्रैल 1988 में किया था, लेकिन जैसे गवर्नमेंट के रूप में अगर हम देखा जाए स्टेचुरी स्टेटस मिला था 13 जनवरी 1992 में. सो इन विच ईयर सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड 1988, एंड विच ईयर SEBI got the statutory status, that is 1992. And what is the main function of the SEBI? Systemize the security market, यानी कि जो सिक्योरिटी मार्केट को उसको सिस्टम वाइज प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है. उसका एक वेल डिफाइंड सिस्टम क्रिएट हो, बायर्स के लिए अपना एक सिस्टम हो, सेलर्स के लिए अपना सिस्टम हो, ताकि लोगों का उस पर ट्रस्ट डेवलप. द नेक्स्ट हेडिंग इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEBI.
Before 1988 there was no regulatory body to control the activity at a stock exchange. यानी स्टॉक एक्सचेंज में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जो 1988 के पहले इस चीज़ को डिसाइड करे, गवर्न करे कि हम एक सही दिशा में हैं, हमारे सामने किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हो रहा है, इनजस्टिस नहीं हो रहा है। किसके लिए हम बात करें? बायर एंड सेलर के लिए। तो जो सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाते थे वो कहीं ना कहीं इस बात से फियर रहता था उनके अंदर कि जो पैसा वो लगा रहे हैं कहीं वो पैसा उनका डूब ना जाए। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स 1988 के पहले इस तरह का माहौल था। बट 1988 के बाद जब सेबी इस्टेब्लिश हुआ तो लोगों की रिलायबिलिटी जो है टूवर्ड्स टू स्टॉक एक्सचेंज वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई। सो देयरफॉर मैनी ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस वेयर टेकिंग प्लेस। सो सम ऑफ द माल प्रैक्टिसेस इंक्लूड, माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है मिसलीडिंग करना किसी चीज़ों को, मिस रिप्रेजेंटेशन करना, यानी आपके इंटरेस्ट को, बायर एंड सेलर के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं वायलेट करना, उसको इफेक्ट करना, और वो भी फेवरेबल एडवर्ड्स नहीं, फेवरेबल इफेक्ट नहीं, एडवर्ड्स इफेक्ट डालना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी इन्वेस्टर, एवरी पोटेंशियल इन्वेस्टर, देयर शुड बी अ रेगुलेटरी बॉडी. So what is the role of the Security and Exchange Board of India? The basic role of Security and Exchange Board of India, the first one is systemize the security market, जो पूरा security market है उसको systemize करे, and number two, the malpractices occurred on the operating of the trading and settlement procedure उसको remove करना, to remove the malpractices. अब वो मल प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं? सो वर्ड्स वन बाई वन वी डिस्कस। द मल प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स हैं। द फर्स्ट वन इज अ प्राइस रिगिंग. प्राइस रिगिंग, द मैनिपुलेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देयर प्राइसेस. प्राइस रिगिंग एक टेक्निक्स है जिसमें हम लोग क्या करते थे, शेयर की मार्केट प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करते थे. होता क्या था कि बेसिकली सपोज स्टॉक मार्केट में किसी सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ानी थी, तो जो सेबी के पहले, सेबी की इस्टेब्लिशमेंट जब नहीं हुई थी उसके पहले प्राइस रीजिंग लोग करते थे, यानी कि सिक्योरिटीज़ की प्राइस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर देते थे, बहुत सारी डिमांड लगा देते थे, वो भी वॉयलेटेड डिमांड. वॉयलेटेड डिमांड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे परचेजर जो सिक्योरिटीज़ को परचेज नहीं करना चाहते, बस वो इसलिए डिमांड कर रहे हैं ताकि उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए. ये बात ध्यान से समझिएगा. प्राइस रीजिंग का मतलब होता है हम कैसे किसी पर्टिकुलर थिंग्स की डिमांड कर बढ़ा देंगे. हमने किसी शेयर को परचेस करने के लिए ऑफर दिया, आई नो कि वो शेयर के परचेज मुझे नहीं करना है, लेकिन मैंने बस इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव से मैंने शेयर के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए डिमांड की, ताकि प्राइस की डिमांड बढ़ाई ताकि हम उसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर सकें, अब वैसे ही डिक्रीज़ कर सकें, यानी उस शेयर को सेल करने के लिए मोटिवेट करना. तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, प्राइस बढ़ेगा, और डिमांड सप्लाई बढ़ेगी यानी कि सेलिंग ज़्यादा होगी उस सिक्योरिटीज़ को, तो उसकी प्राइस डिक्लाइन होगी. जैसे अगर मैं ही कहूँ कि यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है आप उसी ऑप्शन को चूज़ करोगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लो लेवल पे, वो लो प्राइस पे होगा, क्योंकि आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं. बट व्हेन यू हैव नो ऑप्शन, जब आपके पास उस चीज़ की सप्लाई नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपके पास डिमांड है, तो आप किसी भी कॉस्ट पे उस सामान को खरीदोगे. ड्यूरिंग अ लॉकडाउन पीरियड आप देख लो, खुद कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे और उसकी डिमांड तो मार्केट में, तो डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सप्लाई कम हो गई. तो जब कोई भी प्रोडक्शन मार्केट में, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो स्टेबल हो जाता है या निल हो जाता है, उसका मार्केट में डिमांड तो रहती है, तो आप उसके लिए कोई भी प्राइस देने को तैयार हो गए. लेकिन अगर हम वही बात करें, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड, पर्टिकुलर डिमांड बढ़ रही है, उसके कंपैरिजन उसकी सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि डिमांड नहीं है मार्केट में लेकिन उसकी सप्लाई बढ़ रही है. जैसे ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड यू कैन सी दैट जो बेसिक एंड नेसेसिटी गुड्स थे उनकी प्राइसेस बढ़ी थी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी थी. लेकिन जो लग्जरी गुड्स थे उनकी डिमांड नहीं थी, क्योंकि लोग सेविंग पे ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले कुछ महीनों में उन्हें सेव करके चलना है. तो लग्जरी गुड्स की डिमांड कम की गई थी, तो उसके प्राइस भी कम हुए. तो यही रीज़न आप यहाँ पे भी रिलेट करिएगा कि सेबी का जो सबसे पहला एम था वो था पूरे सिक्योरिटी मार्केट को इस्टेब्लिश करना, सिस्टमाइज करना, ताकि लोग ईजिली इस पर ट्रेड कर सकें और सेटल कर सकें और अपनी रिलायबिलिटी बढ़ा सकें, यानी कह सकते हो ना ट्रस्ट लेवल बढ़ाना. द फर्स्ट वन इज़ अ प्राइस रिजिंग. प्राइस रिजिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन विच manipulating the market price of share by increasing and decreasing their prices. The number two is insider trading. ये नाम सुना होगा हमने. Insider trading, the insider of the company like director, promoter, etc. used inside information to make personal profit. ये कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा.
इनसाइडर ट्रेडिंग्स की कुछ मूवीज़ भी आई थी कि जिसमें एक कंपनी होती थी, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, प्रमोटर्स हैं, जब उनको पता होता था कि उनकी सिक्योरिटीज़ के प्राइस आफ्टर 2 डेज 3 डेज बढ़ने वाले हैं, तो वो प्रेजेंटली क्या कर लेते, अपने से तो नहीं वो शेयर खरीद सकते, अपने रिलेटिव्स से कहते थे कि उसके शेयर खरीदो, उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, और उनको एक पर्सनल प्रॉफिट हो जाता था। तो यानी इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करना, ये कौन करता था? कंपनी के डायरेक्टर एंड प्रमोटर्स करते, क्योंकि उनको कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन पता थी कि कंपनी की शेयर की डिमांड बढ़ने वाली है, कंपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी करने वाली है जिसकी उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है। रिसेंटली रिलायंस ने अपने आप को एक डेप्थ फ्री लॉन्च किया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अभी आपने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जियो की, एज वेल एज आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि रिलायंस जियो बिकम्स अ डेप्थ फ्री कंपनी, और वो किस जैसे भी बनी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। डेप्ट फ्री कंपनी, इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट स्टेप। इससे उसके मार्केट की शेयर की प्राइस बढ़ी होगी, लेकिन ये प्लान पहले से तो नहीं होगा। सपोज उसके जो ओनर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते फॉर द पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए, यानी कि वो कहते हैं कि इस रिलायंस कंपनी का शेयर जो है वो बढ़ने वाला है, जियो का शेयर। बाय बिकॉज रिलायंस कंपनी आने 2-3 सालों में ये अनाउंस करने वाली है कि वो डेट फ्री कंपनी हो गई, यानी रिलायंस कंपनी की जो इफ़िशियंसी है, शेयर पे जो डिविडेंड का जो रेट है वो बढ़ने वाला है। तो यू नो वेरी वेल, जब हम किसी शेयर पे रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा, यू नो वेरी वेल कि अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जिसके ऊपर कोई डेप्ट ही नहीं, उधार नहीं है, नहीं उसको इंटरेस्ट नहीं देना है, यानी पूरा का पूरा पैसा उसे क्या देना है, एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेंगी। तो पहले ही बोल देना कि आज 100 रुपये के शेयर हैं, भविष्य में वो, ये फ्यूचर में 500 का होने वाला है, क्योंकि ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो न्यूज़ में आने से पहले उस इंफॉर्मेशन को इनसाइडली यूज़ करना, ये इट इज़ एन वेरी illegal information, illegal example of malpractices. So first one is a price hedging, second is insider trading, the third one is a unofficial private placement. ये भी आपने देखा होगा कि in the primary market में एक स्टेप्स होता था, फ्लोटेशन मेथड होता था, वो होता था प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या होती है, कंपनी प्राइमरी मार्केट से पैसा अरेंज करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल्स को शेयर इशू करती थी। तो वैसे ही मेल प्रैक्टिस का एक और एग्जांपल है कि कंपनी क्या करती है, अपने रिलेटिव्स को, अपने किसी बहुत ही ट्रस्टेबल बंदे को ही प्राइवेट प्लेसमेंट कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि वो शेयर इनडायरेक्टली मेरा ही है, उनका तो है, इनडायरेक्टली वो मेरा ही। द नेक्स्ट वन इज नॉन एडरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कई प्रोविजन बनाए गए, उनको फॉलो न करना। अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, यानी जब नया शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं तो उसे प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखना। प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा रखने से उस शेयर की प्राइस जो होती है वो ज़्यादा क्या बोलता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को मिलता है। डीले इन डिलीवरी ऑफ शेयर, ये भी एक गलत तरीका है। जैसे कोई भी बंदा ने शेयर परचेस किया, जैसे मैंने कहा T+2 ट्रांजेक्शन +2 डेज, ये तो अभी कॉन्सेप्ट आया ना, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि सेबी का तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ नहीं था। सो डीले इन डिलीवरी ऑफ शेयर भी एक मेल प्रैक्टिस में आता था कि हम लोगों को शेयर की जो ओनरशिप है वो लेट से डिलीवर करते थे, जिसके कारण भी जैसे कॉमन पीपल अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और हमने कोई शेयर परचेस किया और हम शेयर परचेस कर लें, लेकिन उसकी डिलीवरी, इट मीन्स उसकी ओनरशिप में मेरे पास नहीं आई, तो आप खुद सोचो कि आप कितनी प्रॉब्लम फेस करोगे। सो बिफोर द 1988, जब हमारे देश में देयर इज अ नो रेगुलेटरी बॉडी टू कंट्रोल द एक्टिविटी एट स्टॉक एक्सचेंज, देयर वेरियस काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस वेर टेकिंग प्लेस। फॉर एग्जाम्पल प्राइस रिजिंग, insider trading, unofficial private placement, non-adherence of the provision of the Companies Act, unofficial premium on new share, and the delay in delivery of share. So you can see that सेबी के आने से कितनी चीज़ें अब दूर हो गई हैं, यानी ये सारी चीज़ें लगभग ख़त्म हो गई। सेबी इन सारी चीज़ों पे वॉच करता है, प्राइस रिजिंग को मेंटेन करता है कि अचानक किसी कंपनी के शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, यानी एक फ्लो में अप्स एंड डाउन्स हो, लेकिन कोई रीज़न हो, जैसे यू नो रिसेशन आया था अमेरिका में तो उसका इफेक्ट पड़ना था हमारे इंडिया में। अभी लॉकडाउन हुआ तो प्रोडक्शन नहीं हुआ तो शेयर सेंसेक्स करना था, निफ्टी करना, तो वो तो इट इज़ अ जेन्युइन रीज़न। लेकिन कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड अप्स एंड डाउन्स अगर शेयर की वैल्यू में हो रहा है, इसका मतलब सेबी उसको वॉच करता है। सेबी वॉच करता है, देखता है कि भैया आखिर क्यों इन शेयर की वैल्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। सेकंड, इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर एंड प्रमोटर अपने तक लिमिट रखें, उसको किसी और को किसी और को सेल ना करें ताकि लोगों को पर्सनल प्रॉफिट हो। ऐसा भी होता है कंपनी की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टर एंड प्रमोटर्स क्या होते हैं उसको लीक करते हैं,
फॉर द पर्सनल बेनिफिट कि यार 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल गया, उसकी पर्सनल प्रॉफिट हमें हो गई। सो सेबी के इस्टेब्लिशमेंट के पहले ये सारी चीज़ें हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती थी, और यही कुछ रीज़न है जिसके कारण पब्लिक जो थी, जो आम लोग थे, वो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ नहीं पाए थे, सिर्फ स्पेसिफिक लोग ही वहाँ ट्रेड करते थे। बट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेबी एंड आफ्टर द गॉटिंग अ स्टेचुरी स्टेटस ऑब्टेन बाय द सेबी, कहीं ना कहीं हम वी फील डैट कि सेबी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन पाया है और लोगों के ट्रस्ट को मेट करने के लिए, ट्रस्ट को पाने में काफ़ी रूप से सक्सेसफुल हुआ है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ अ रोल ऑफ सेबी। द फर्स्ट वन इज, इससे पहले हम लोग इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। दीज मैला प्रैक्टिस नीडेड टू बी कर्ब्ड एंड द इन्वेस्टर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच मैला प्रैक्टिसेस, thus with the objective of orderly and healthy growth of security market and for protection to investors, SEBI was established। यानी इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए और हमारा जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको एक ऑर्डरली सिस्टमाइज करने के लिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज अ role of SEBI. What is the role of SEBI? So now we'll discuss it. SEBI was set up with the main purpose of keeping a check on malpractices and to protect the interest of investor. It was set up to meet the needs of the following mentioned group. The first one is issuers, second one is investors and third one is the intermediaries. जो SEBI का जो रोल है उसका मेन पर्पस है कि जो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर के थ्रू जो मैला प्रैक्टिसेस हैं, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। यानी जो मैला प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, प्राइस रिजिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, यूज़ कंपनीज इंफॉर्मेशन फॉर द मेकिंग पर्सनल प्रॉफिट, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको वॉच करना, एज वेल एज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही होता है। मेन रोल तो यही होता है इसका। इट वॉज सेटअप टू मीट द नीड ऑफ द फॉलोइंग मेंशनाइज्ड ग्रुप, क्योंकि हमारे पूरे सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, यू कैन सी द थ्री ग्रुप। The first one is issuer, second one is investor and third one is intermediaries. Issuer group कौन होता है? For issuer it provides a marketplace in which they can raise finance fairly and easily. ईश्वर का ये नीड होती है, यानी सपोज अगर हम कोई कंपनी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो हमारी नीड क्या है स्टॉक एक्सचेंज पे, कि हमें एक ऐसा मार्केट मिले जहाँ पे हम ईजिली और फेयरली पैसा अरेंज कर सकें, फाइनेंस अरेंज कर सकें, तभी सेकेंडरी मार्केट जो है वो ग्रो अप कर पाएगा। क्योंकि सेलर, इट मीन्स सिक्योरिटी के सेलर अवेलेबल होने चाहिए, यानी कैसे ईश्वर होने चाहिए जिनको एक ऐसा मार्केट प्लेस मिले जहाँ पे वो ईजिली अपनी सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके ईजिली एंड फेयरली। ओके, द सेकेंड ग्रुप इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की क्या नीड होती है? फॉर इन्वेस्टर प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेंट इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सेकेंडरी मार्केट से सिक्योरिटी क्यों खरीदोगे? आप क्यों जाओगे सिक्योरिटी खरीदने के? क्योंकि आपको विश्वास है, आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको सेकेंडरी मार्केट से मिल रही है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको सही इंफॉर्मेशन दे रही है। सो फॉर द इन्वेस्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी जो वो जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है सेकेंडरी मार्केट पे, एज वेल एज जो वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए पहले वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेगा तभी तो वो उसमें पैसा लगाएगा, तो उसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिले फ्रॉम द कंपनी इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक एक्सचेंज या सेबी बाद में ये कह दे कि नहीं वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम उस इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन जब कस्टमर तक या इन्वेस्टर तक आती है फ्रॉम द कंपनी, तो पहले वो उसको चेक किया जाता है फ्रॉम द सेबी। द थर्ड वन इंटरमीडिएरीज। फॉर इंटरमीडिएट प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट। इंटरमीडिएट्स की क्या डिमांड है कि कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट बने, और जो कह सकते हो ना कि बायसनेस ना हो उसमें। तो मीडिएटर्स को ये फ़ायदा होता है कि एक प्रोफेशनल मार्केट हो, कॉम्पिटिटिव बना रहे, कि एक ट्रू एंड फेयर व्यू रहे सेटलमेंट प्रोसीजर। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स अगर खुश नहीं होंगे, यानी कि जो अपने सिक्योरिटी को सेल करना चाहते हैं, जो अपनी सिक्योरिटीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं, अगर ये दोनों अपने इंटरेस्ट इनके प्रोटेक्ट नहीं होंगे, इनको ईजिली एंड फेयरली वे पे पैसा अरेंज नहीं होगा, इन्वेस्टर्स को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो इंटरमीडिएट्स का रोल कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनको फिर कोई काम ही नहीं रहेगा।
सो फॉर इंटरमीडिएट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट, एक ऐसा मार्केट बनाए सेबी प्रोफेशनल मार्केट जिसमें कंपटीशन भी हो, ताकि उनका भी कोई ना कोई रोल हो। तो कि कैसे, मेरे कहने का मतलब है कि सपोज़ अगर हम ही को इन्फॉर्मेशन है पूरी स्टॉक मार्केट की, तो हम इंटरमीडिएट्स के पास क्यों जाएंगे। लेकिन सेबी ने पहले ही क्लियर कर लिया है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर में, फर्स्ट यू विल कॉन्टेक्ट टू द ब्रोकर, टू द इंटरमीडिएट्स। अगर वो नहीं है तो आपका कोई वहाँ आप डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज से लोगों के लिए जॉब क्रिएशन भी हो सका है और एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो चुका है। तो सेबी के आने से स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंस काफ़ी वे में बनी है, और मुझे लगता है कि इंडिया का हर थर्ड फैमिली एंड फोर्थ फैमिली जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता ही लगाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। So after the discussion of more important part related to the SEBI, that is establishment of the SEBI, what is the condition before the establishment of the SEBI, what are the example of the malpractices incurred on the trading and settlement procedure of the stock exchange, and what are the role of the SEBI. After this discussing whole point, now we will move to the objective of SEBI, so you can easily understand what are the objective of the SEBI और सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अब आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट द डेवलपमेंट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। ये पूरी 3 लाइन में आपको क्लियरली बता दिया गया कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी। द फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी, द फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर। ओके, द फर्स्ट इज in protect the interest of investor. Number 2, promote the development. Development means कि ये मार्केट और बड़ा हो, ग्रो करे। ओके, नंबर 3, रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसमें रेगुलेशन, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट किए गए हैं उसको लोग फॉलो करें, सही इन्फॉर्मेशन बायर्स तक पहुंचाई जाए, इन्वेस्टर तक पहुंचाई जाए, ताकि वो सही डिसीजन दे सके। अगर मुझे 2 कंपनी आती है कि मेरे में इन्वेस्ट करो, एक कंपनी अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देती है और काफ़ी विंडो ड्रेसिंग कर देती है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, तो हमारे पास तो कोई क्रॉस चेक करने का ऑप्शन है नहीं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट. So they are basically 3 basic objectives of the SEBI, but some of the important objectives are listed as follows. So now we will discuss it. The first one is to regulate a stock exchange and the security industry to promote their orderly function. यानी पहला काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का कि सेबी का कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करे एंड सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करे कि वो एक उसका जो फंक्शन हो वो ऑर्डरली वे में, यानी हम इसको थोड़ा और इजी वे में समझाते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के रूल रेगुलेशन प्रोवाइड किए जाएँ कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट करना है, तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड नंबर 2 कि जो फंक्शन है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में वी ऑलरेडी डिस्कस द स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, एंड दिस स्टेप्स फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर विल बी वॉज द डिज़ाइन बाय द सेबी ने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो एक ऑर्डरली फंक्शन बना रहा है कि हमें कोई भी ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर करना है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम, यानी कि इन्वेस्टर्स के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, यानी इन्वेस्टर के भी अपने कुछ राइट्स हैं, यानी इन्वेस्ट करने से पहले उनकी क्या राइट्स हैं, सोचिए थोड़ा सा। इन्वेस्ट करने से पहले उनके ये राइट्स है कि उनको जहां वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। नंबर 2 इंटरेस्ट क्या है इन्वेस्टर्स का, जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट है कि उनको रेगुलरली रिटर्न मिले, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द फंड उन्हें वो पैसा विथ इंटरेस्ट विथ रिटर्न के साथ उन्हें प्रॉपरली पैसा मिले। और जनरली पर्टिकुलरली किस पे फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअल्स पे, क्योंकि कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं, तो उनके लिए प्रॉपर उनके लिए एडवाइज़र्स होते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास उतने बड़े लेवल पे
एक्सपर्ट्स या फिर एडवाइज़र नहीं होते हैं, तो उनको गाइड करना, उनको एजुकेट करना भी सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द थर्ड वन इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एंड मैल प्रैक्टिसेस, यानी जो फ्रॉड है, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोका जाए। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरीज विथ अ व्यू टू मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल, यानी एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट किया जाए, डेवलप इट किया जाए, यानी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप किया जाए इंटरमीडिएट्स का, ताकि जो पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम है ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वो कॉम्पिटिटिव एज वेल एज प्रोफेशनल बना रहे हैं। कॉम्पिटिटिव करने का मतलब ये है कि लोगों में एक फेयर कंपटीशन हो एज वेल एज प्रोफेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट हो। ऐसा नहीं है कि यू नो वेरी वेल नॉन प्रोफेशनल थिंग्स मीन्स कि घर की तरह काम ना हो, एक ऑफिशियल इन्वायरमेंट हो, ठीक है, तभी उस काम को लोग सीरियसली लेते हैं। So basically these are the four important objective of the SEBI. Now we will move to the next topic of this chapter, that is the function of SEBI. What are the function of the SEBI? So basically there are basically three function of the SEBI, यानी SEBI के functions को तीन भागों में बांटा गया। The first one is a regulatory function, second one is a developmentary function, and third one is a protective function. So basically there are three function of the SEBI. So one by one we discussed all the function of the SEBI. So SEBI perform the following function. So first of all the function of SEBI can be classified into three category: regulatory function, developmentary function and protective function. So one by what is the regulatory function? The first one, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, यानी मार्केट के जो इंटरमीडिएटरीज हैं, ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स, यानी जो भी कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोवाइड कर रही है या म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर रही है, जो भी आपको स्कीम सुनते हैं ना कि इसमें इतना पैसा लगाओ, इतना आपको रिटर्न, उन सारे स्कीम्स का रजिस्ट्रेशन हो। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स एंड द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस हैं, अंडरराइटर्स हैं, ये सारे इंटरमीडिएटरीज की तरह ही होते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन हो, इनके लिए भी एक रेगुलेशन प्रोवाइड हो, रेगुलेशन इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन हो। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, जनरली कंपनी बिड्स लगा के किसी भी चीज़ों को किसी कंपनी इसको खरीद लेती है, तो इसके लिए भी रेगुलेशन बने। लेवाइंग फ़ी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, यानी कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर जाके काम कर रहा है तो उसके ऊपर फाइन चार्ज किया जाए। नंबर 6, सेबी कंडक्ट इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी टाइम टू टाइम स्टॉक एक्सचेंज का इंस्पेक्शन कराए कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो काम हो रहे हैं वो फेयर हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, उसके लिए ऑडिट कराया जाए। ऑडिट मीन्स उन्होंने क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑल द थिंग्स के लिए आपके पास क्या होने, प्रूफ होने चाहिए कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, ऐसा ना कोई स्कैम बाद में पकड़ा जाए। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। परफॉर्म एंड एक्सरसाइज सच पावर अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यू नो वेरी वेल सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1988 में, 1992 में से रेगुलेटरी बॉडी प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम आपको दिए हैं, उन सारे काम को अच्छे से परफॉर्म करें। इट मीन्स परफॉर्म एंड एक्सरसाइज सच पावर, यानी जो पावर उसे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट 1956 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं, उन सारे पावर्स को अच्छे से परफॉर्म करें, उसको एक्सरसाइज करें। तो दीज आर द फ्यू फंक्शन ऑफ द SEBI as a regulatory function. So second one is a development function. Development function का मतलब है कि सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने की बात यहाँ की जा रही है। डेवलप करने का मतलब है कि जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट है वो एक एरिया में लिमिटेड ना रहे, वो दूर तक पहुँचे। जिस तरह से यू नो वेरी वेल कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, तो हम वी वांट कि हमारा बिजनेस है वो दूर दूर तक फैले। तो दूर दूर तक फैलाने के लिए द फर्स्ट वन इज़ कि उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक मार्केट को डेवलप करने के लिए लोगों तक ईज़िली उसकी पहुंच हो, इसके लिए भी सेबी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो उनका डेवलप करने के बारे में भी सोचे। द फर्स्ट वन इज़ द ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट्स, जो सिक्योरिटी मार्केट के इंटरमीडिएट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ जो भी हमने रिसर्च एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन की है उनको शेयर किया जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए। अंडरटेकिंग मेजर टू एडॉप्ट एंड डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं
कि कैपिटल मार्केट में फ्लेक्सिबल अप्रोच हो, फिक्स्ड अप्रोच ना हो। फिक्स्ड अप्रोच मतलब रिजिड नेचर का काम नहीं होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द नीड उन सारी चीज़ों को चेंज भी किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट तभी कर पाते हैं जब हम थोड़ा सा अपने सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाएं। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में उसमें फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए, फिक्स्ड अप्रोच, रिजिड अप्रोच नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी काम में रिजिड अप्रोच हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स नहीं करते हैं, तो उस काम में कहीं ना कहीं हमें हम लिमिट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई एज अ सेबी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म अ डेवलपमेंट फंक्शन टू डेवलप द सिक्योरिटी मार्केट ऑल ओवर द इंडिया। यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ही स्टॉक एक्सचेंज को हैंडल ना करे, यूज़ ना करे, बाकी लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। द थर्ड वन इज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोविजन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यू नो वेरी वेल, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड हो रहे हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, एज वेल एज सच काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस, उनको प्रोहिबिट किया जाए, उनको रोका जाए। कंट्रोलिंग इंसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनाल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। यानी जो कंपनीज इंसाइडर ट्रेडिंग यूज़ कर रही हैं, इंसाइडर इन्फॉर्मेशन को लोगों तक शेयर कर रही है पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए, तो उसको कंट्रोल किया जाए, और अगर किस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो उस पर फाइन्स एंड पेनाल्टीज चार्ज किए जाए। नंबर थर्ड, अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स उठाए जाएं। एंड प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटी मार्केट। यानी कि सिक्योरिटी मार्केट में फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट हो, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो, इक्वल हो, किसी के साथ कोई बाइसनेस ना हो, उसको प्रमोट करें, ताकि लोगों के अंदर ताकि इन्वेस्टर्स के अंदर ये फीलिंग आए कि उनका पैसा सेफ है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके साथ किसी तरह का कोई भी धोखाधड़ी नहीं की जा रही है। सो you know, SEBI perform the three important function for the stock exchange. The first one is a regulatory function. Regulatory function is related to the rules and regulation. Development function means which are related to the development of the stock exchange, and protective function which are related to the प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। यानी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या माल प्रैक्टिसेस ना हो सके। So that's why, because of the regulatory and protective function performed by SEBI, it is watchdog of security market. It is very important line कि सिक्योरिटी मार्केट के वॉचडॉग की तरह काम करता है सेबी। यानी सेबी जो है वो रेगुलेटरी फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। डेवलपमेंट तो हम लोग इस बारे में बात करें कि हम उसके विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि फ्यूचर को हम देख के चल रहे हैं। बट अगर हम रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शन पे अगर हम देखें, तो डेट्स वाई वी कैन से द सिक्योरिटी मार्केट का जो वॉच डॉग है वो है सेबी। यानी सेबी एक तरह का एक ऐसा डॉग है जो हमेशा सिक्योरिटी मार्केट में जो भी काम हो रही हैं उसको वॉच करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसमें जो फेयर चीज़ें हैं उनको अलाउ करता है, जो गलत चीज़ें हैं उनको प्रोहिबिट करता है। सो आज के इस पूरे वीडियोज़ में टुडे वी विल डिस्कस all the important topics of this chapter. So I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot. And the last and important line for you, that is why SEBI is called watchdog of security market. The answer is because of regulatory and protective function performed by SEBI, it is watchdog of security markets. Okay, so thank you, thanks a lot.